ठीक है। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। हेट्रोस्पोरी उस फिनोमिना को बोलते हैं जब किसी भी प्लांट के अंदर दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। और हेट्रोस्पोरी किस तरीके से प्लांट्स के अंदर सीड हैबिट डेवलप करने में रेस्पॉन्सिबल हुई या उसके लिए एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनी, ये हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो heterospory means the development of two different kind of spores, because the word heterospory, it arises from two different words. Hetero meaning different and spory means the presence of spores. So किसी भी प्लांट में दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का प्रोडक्शन, द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स इन अ प्लांट is called as heterospory. How heterospory is related to the development of seed plants, we will discuss this in this topic. किस तरीके से heterospory seed habit के development में responsible हुई। ठीक है, कि ऐसा माना जाता है कि पहले plants में जो ancient plants थे या जो plants थे पहले, they all have homosporous condition, meaning thereby they all have same type of spores. There was no differentiation in spores. ठीक है, तो होमोस्पोरस कंडीशन एक तरीके से एंशिएंट कंडीशन हुई या प्रिमिटिव कंडीशन हुई, और इससे किस तरीके से फिर दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनने शुरू हुए या उसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, दिस वी विल कवर इन दिस टॉपिक, राइट? So in heterospory, two different type of spores are formed. Microspores, one is called as microspore and the other is called as megaspore. Microspores, micro means small, spores means spores, small spores. Microspores are smaller in size and they are produced in specialized structures called microsporangium. इसके विपरीत जो मेगास्पोर्स थे, they are bigger in size and they are produced in specialized structures which are called as megasporangium. अब what we talk about is कि how heterospory would have been significant is that heterospory would not have had any significance if the difference between microspores and megaspores were to lie only in their sizes. As it happens, there is a difference in their sexual behavior also. तो how heterospory has become so significant, अगर heterospory का मतलब सिर्फ ये होता कि उनके साइज में डिफरेंस है इसलिए हेट्रोस्पोरी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस रखती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हेट्रोस्पोरी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इसलिए भी रखती है बिकॉज दो डिफरेंट टाइप के जो साइज के स्पोर्स बने, माइक्रो और मेगा स्पोर्स, वो ना केवल साइज में एक दूसरे से अलग अलग है बल्कि दे हैव देयर सेक्सुअल बिहेवियर्स आल्सो डिफरेंट। ठीक है, एज सच माइक्रोस्पोर्स जो हैं जो कि आगे चल करके डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट्स में, और जो मेगास्पोर्स हैं, जो बिगर स्पोर है, वो आगे चल करके डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में। एंड अमंग द लिविंग टेरिडोफाइट्स, हेट्रोस्पोरी आजकल जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो ऑर्डर है सिलेजिनेल्स, आइसोइटेल्स, मार्सिलियल्स और साल्विनियल्स, इन ऑर्डर्स में हेट्रोस्पोरी अभी भी टेरिडोफाइट्स के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज हाउ द हेट्रोस्पोरी हैज ओरिजिनेटेड। अब इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि हेट्रोस्पोरी कैसे ओरिजिनेट हुई। टिल टाइम इट हैज बीन बिलीव्ड कि होमोस्पोरस जो प्लांट है या होमोस्पोरस जो कंडीशन है वो एंशिएंट कंडीशन है, एंशिएंट प्रिमिटिव है वो देन
in comparison to heterospory. Evidences हेट्रोस्पोरी के ओरिजिन के हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? पैलियोबॉटनिकल स्टडीज यानी जीवाश्मों के अध्ययन से, डेवलपमेंटल स्टडीज किस तरीके से विकास हुआ उसके अध्ययन से, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से भी हमें इस हेट्रोस्पोरी के ओरिजिन के लिए हम प्रमाण इकट्ठा करते हैं या एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं. As the fossil evidence indicates, heterospory is quite widespread among the ancient pteridophytes. In some of them, ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें भी जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं या ये जो ज्यादा एंशिएंट टेरिडोफाइट्स हैं उनमें हमें हेट्रोस्पोरी की या उनमें हमें दोनों चीजें होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस कंडीशन एक ही जेनरा में देखने को मिलती है. जैसे कि कैलेमोस्टिकस है, कैलेमोस्टेकियस जो प्लांट है टेरिडोफाइट है उसके अंदर हमें कैलेमोस्टिकियस बिनियाना जो उसकी स्पीसीज है उसमें हमें होमोस्पोरी देखने को मिलती है, और जो कैलेमोस्टिकस कैशियाना है उसमें हमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है. यानी वी कैन फाइंड both the conditions in the same genera. Now experimental studies के से कैसे establish हुआ हेट्रोस्पोरी? डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनके माध्यम से अलग अलग चीजों का पता चला कि हेट्रोस्पोरी के लिए कुछ फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जिसकी वजह से हेट्रोस्पोरी आप लैब कंडीशंस में भी इंड्यूस करा सकते हो, स्टिमुलेट करा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल स्कॉट ने 1984 में ऑब्जर्व किया that spore degeneration that is seen in most of the sporangia is an important factor in origin of heterospory. स्कॉट ने ये बताया कि अगर जो स्पोर्स हैं, कुछ स्पोर्स सारे ही माइक्रोस्पोरेंजिया में सारे स्पोर्स डेवलप ना होकर के कुछ अगर स्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं तो जो सर्वाइविंग स्पोर्स हैं वो और नंबर ऑफ स्पोर्स बनाते हैं और लिमिटेड स्पेस और न्यूट्रिशन है उसमें. जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो अनलिमिटेड स्पेस और न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा उनको, इसलिए जो स्पोर्स अब बनेंगे वो स्मॉल में वो साइज में स्मॉलर होंगे एंड दे विल गिव राइज टू अ मोर बिगर साइज स्पोर्स. मोर बिगर साइज स्पोर्स उससे डेवलप हो जाएंगे. ये मोर बिगर साइज स्पोर्स जो होंगे जो बचे हुए स्पोर्स से डेवलप हुए हैं they will act as, they will simulate as, they will work as the megaspores or the larger spores. डेवलपमेंटल स्टडीज जो डिफरेंट प्लांट्स में की गई जैसे आइसोइड, सिलेजिनेला और मार्सिलिया में लिविंग हेट्रोस्पोरस मेंबर्स हैं ये, उनसे क्लियरली ये पता चला कि बेसिकली माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया जो स्ट्रक्चर्स है माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया वो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं. ओनली डिफरेंस जो होगा उनके बीच में वो मेगास्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोर मदर सेल जो है उस स्टेज में होगा. उस स्टेज में क्या होगा कि जिस स्पोरेंजियम को माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होना है वहां पे बहुत सारी स्पोर मदर सेल सरवाइव करेंगी और बहुत सारी स्पोर मदर सेल आगे चल करके छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स को जन्म देंगी. जिस स्पोरेंजियम को आगे चल करके मेगास्पोरेंजियम में डेवलप होना है वो एक या फ्यू मेगास्पोर मदर सेल को जन्म देगा और वो फ्यू मेगास्पोर मदर सेल जो है आगे चल करके कुछ ही मेगास्पोर्स को बनाएगी जो कि साइज में बड़े होंगे. यानी जो स्पोरेंजिया के लेवल पे दे आर बोथ सेम कि स्पोरेंजिया जो है इस लेवल पे दोनों ही सेम है. माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों स्पोरेंजिया सेम है. द ओनली डिफरेंस इज जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप होना है जिस स्पोरेंजिया को और जिसको मेगास्पोरेंजिया में डेवलप होना है उनके अंदर जो स्पोर मदर सेल हैं वो नंबर में ज्यादा हैं.
मोर इन नंबर, और ये मोर इन नंबर है तो स्मॉलर साइज के स्पोर्स बनाएंगी and they will develop small microspores, small sized ठीक है। जिस स्पोरेंजिया को मेगास्पोरेंजिया में डेवलप होना है, उस मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल बनेंगी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल फ्यू इन नंबर होंगी, वेरी फ्यू इन नंबर, और ये फ्यू इन नंबर होने के साथ साथ इनसे जो स्पोर्स बनेंगे, क्योंकि फ्यू हैं तो उनको न्यूट्रिशन ज्यादा मिल जाएगा, उनको स्पेस ज्यादा मिल रहा है डेवलपमेंट के लिए, तो दे विल गिव राइज टू बिगर मेगास्पोर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Next thing is that some of the experimental studies indicate कि न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, लाइट एटसेट्रा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी। फॉर एग्जाम्पल, गोबेल नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1891 में ये बताया कि अगर सिलेजिनेला के प्लांट्स को हम वीक लाइट देते हैं, वीक लाइट में ग्रो कराते हैं, यानी कमजोर उस पर प्रकाश डालें, लो लाइट इंटेंसिटी का प्रकाश डालें, तो दे विल डेवलप माइक्रोस्पोरेंजिया इन देयर स्ट्रोबलाई। एक और साइंटिस्ट आए शैटक नाम के 1910 में, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, जिन्होंने दर्शाया कि मार्सिलिया जो प्लांट था, मार्सिलिया जो टेरिडोफाइट है, उसको अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन करा दें, यानी कम ज्यादा टेम्परेचर एक साथ दे दें, तो वो हेट्रोस्पोरी उनमें डेवलप हो जाएगी। By suddenly lowering the temperature, it is possible to kill all the megaspores and a few of the microspores in Marsilia. सर्वाइविंग माइक्रोस्पोर्स ग्रो टू अ लार्जर साइज, जो सिमुलेट करेंगे मेगास्पोर्स को, और ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्पोर टू अ लार्जर साइज इज मेड पॉसिबल बाय इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल सप्लाई आल्सो। A solution to the problem of origin of heterospory possibly has to be found by biochemical studies also. It is quite possible that some biochemical compounds, which are mainly hormones, determine the sexual behavior of spores. Right? तो ये भी देखा गया कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं in development of heterospory, also play a role. For example, जो गोबल थे, गोबल नामक साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि जो अगर हम सिलेजिनेला को वीक लाइट देते हैं, वीक इल्यूमिनेशन देते हैं, उस पे सिलेजिनेला प्लांट को ग्रो कराते वक्त बहुत ज्यादा तेज लाइट नहीं दी जाए, तो सिलेजिनेला जो है उसमें माइक्रोस्पोर्स ही डेवलप होंगे सारे। यानी स्पोर्स जो बनेंगे वो स्मॉल साइज के ही बनेंगे। दूसरे जो साइंटिस्ट आए शैटक नाम के, उन्होंने कहा कि मार्सिलिया के अंदर उन्होंने देखा कि अगर हम मार्सिलिया को टेम्परेचर वेरिएशन दे रहे हैं ग्रो करते हुए, if Marsilia is given टेम्परेचर, ऑल्टरनेट टेम्परेचर्स, कि कभी हाई टेम्परेचर दिया, उसके एकदम बाद थोड़ा लो टेम्परेचर दे दिया,
ऑल्टरनेट टेम्परेचर, तो मार्सिलिया के अंदर जो है वो सारे ज्यादातर मेगास्पोर्स जो है वो मर जाएंगे और माइक्रोस्पोर्स ही रह जाएंगे, और जो थोड़े माइक्रोस्पोर्स रहेंगे उनमें से भी कुछ माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो स्टिमुलेट करेंगे और वो बिहेव करेंगे एज इफ दे आर मेगास्पोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करके भी ये देखा गया है कि हेट्रोस्पोरी इंड्यूस हो सकती है। बायोलॉजिकल एडवांटेजेस क्या हैं हेट्रोस्पोरी के? Heterospory has brought in many advantages to the individuals possessing two different types of sporangia. How? Since the female gametophyte develops within the confines of the megaspore, it has an assured supply of nutrition. It need not dependent on the external conditions like a free-living gametophyte. This becomes a boon to a gametophyte on the terrestrial habitat and forms a good starting point for development of embryo that an independent prothallus which has to meet successfully the challenges of a terrestrial environment for survival. जो हेट्रोस्पोरी का डेवलपमेंट हुआ उससे हुआ क्या कि बहुत से एडवांटेजेस हुए इंडिविजुअल्स को जिनके पास दो डिफरेंट टाइप के स्पोरेंजिया थे। क्या? एक तो जो आपका फीमेल गेमेटोफाइट है जो कि डेवलप होना है, वो क्योंकि फीमेल जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप होगा, तो उसको अपने डेवलपमेंट के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं रहने का, उसे कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहेगी, न्यूट्रिशन कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा। वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए एक अपने आप में एक बून है कि अंदर से ही उसको अपने ही वातावरण से भोजन मिलता रहे, पोषण मिलता रहे फॉर डेवलपमेंट, उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड ना करना पड़े। इसी तरीके से जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट भी ये बनाता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी इस तरीके से बाहर की चीजों पे डिपेंड नहीं होगा, बाहर के एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपनी ही अंदर से अपने ही मेगास्पोरेंजियम से अपने डेवलपमेंट के लिए पोषण प्राप्त करता रहेगा। हेट्रोस्पोरी इंट्रोड्यूसेस ड्रास्टिक रिडक्शन इन द साइज ऑफ द गेमेटोफाइट्स। हेट्रोस्पोरी की वजह से ये भी हुआ कि जो गेमेटोफाइट्स का साइज था वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ। कैसे? कि जो फीमेल गेमेटोफाइट हुआ वो it was reduced to such an extent that it never outgrew the limit of the megaspore. Reduction in the male gametophyte is still extreme. In most cases, it is nothing but an anthedium with 1 or 2 cells representing the vegetative tissue. Another advantage of heterospory is the extension of the sex differentiation from the gametophyte to the sporophyte. ये कुछ एडवांटेजेस हुए हेट्रोस्पोरी के जो देखने को मिले। एक तो हेट्रोस्पोरी की वजह से जो फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हो रहा था या जो आगे चल करके एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था वो अपने ही पोषण पे डिपेंडेंट हो गया, उसको बाहर के किसी एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करना था अब अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने पोषण के लिए। दूसरा ये एडवांटेज हुआ हेट्रोस्पोरी का कि हेट्रोस्पोरी की वजह से जो गेमेटोफाइट्स थे उनका साइज बहुत रिड्यूस हो गया। जैसे फीमेल गेमेटोफाइट हुआ हमारा वो सिर्फ मेगास्पोर के अंदर ही रह गया, उसको और ज्यादा बड़ा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेगास्पोर के अंदर से ही उसे सारा कुछ अपना एनवायरनमेंट मिल जाना था, अपना न्यूट्रिशन मिल जाना था। दूसरा जो मेल गेमेटोफाइट था वो भी बहुत ही रिड्यूस हो गया साइज में, वो केवल एंथ्रीडियम और 1-2 सेल से मिलके बना हुआ होने लगा। एक और एडवांटेज हेट्रोस्पोरी का ये देखने को मिलता है कि हेट्रोस्पोरी की वजह से जो सेक्स डिफरेंशिएशन अब तक केवल गेमेटोफाइट्स के पास था, यानी गेमेटोफाइट ही मेल और फीमेल गेमेटोफाइट में डिफरेंशिएटेड थे, वो अब स्पोरोफाइट तक एक्सटेंड हो गया। यानी स्पोरोफाइट जो हमारा प्लांट का भाग था, स्पोरोफाइट जो जनरेशन थी उसमें भी हमें 2 डिफरेंट टाइप के स्पोरोफाइट दिखने लगे। ठीक है, तो ये एक और एडवांटेज हुआ हेट्रोस्पोरी का। नेक्स्ट इज व्हाट इज सीड हैबिट। अब सीड हैबिट है क्या? अगर हम सीड को डिफाइन करने चलें तो सीड में बी डिफाइंड एज एन इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम सीड भी बोल सकते हैं।
It represents a further elaboration or fortification of a megasporangium so as to enable it to a good starting point for development of a new plant. Seed combines within itself three generations: the parent sporophytic tissue, that is integuments and nucellus; gametophytic tissue, female gametophyte जिसको बोला जाता है; and the offspring sporophytic tissue, जो कि embryo होता है. ठीक है, अगर कोई बात करें, जब हम आप लोग साइकोस्पाइनस पढ़ेंगे तो उसमें हम इसकी मेगास्पोर की स्ट्रक्चर भी देखते हैं या ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं. तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं, ओव्यूल इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ओव्यूल की. ये दो अंदर वाली जो है, ये इसकी आउटर और इनर इंटेगुमेंट हो गई. ये न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस के अंदर आपका एक तरफ सिनर्जिड्स होती है, एक तरफ एंटीपोडल्स, और बीच में ये एग सेल होता है. दिस इज अ रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ synergid cell. This can be said as antipodal cells. ये synergids हो गई और वाइस वर्सा. तो ये आउटर इंटेगुमेंट हो गई, ये इनर इंटेगुमेंट हो गई. आउटर इंटेगुमेंट और ये हो गई इसकी इनर इंटेगुमेंट. ये इसका न्यूक्लियस वाला हिस्सा हो गया जिसके अंदर ये एग हो गया, ये एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स हो गए. तो अगर हम एक्सप्लेन करने चले सीड को, तो सीड को हम कहते हैं कि इट इज नथिंग बट an integumented megasporangium. Seed can be defined as integumented megasporangium. और सीड के अंदर जब हम देखते हैं फर्दर, तो हमें तीन डिफरेंट टाइप के जनरेशंस देखने को मिलती हैं. जो इसकी इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस हैं, ये दोनों इंटेगुमेंट, और इसमें ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये बनाता है इसका पेरेंट स्पोरोफिटिक टिश्यू से मिलके बना होता है. ये तीनों जो हैं, अगर हम इसे बताएं तो ये तीनों, ये जनरेशन जो है ये रिप्रेजेंट करेंगे पेरेंट स्पोरोफिटिक. इज इट विजिबल? यस मैम. यस मैम. ये रिप्रेजेंट करेंगे पेरेंट स्पोरोफिटिक टिश्यू को. ठीक है. दूसरा जो इसमें गैमेटोफिटिक टिश्यू है, वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है वो एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट करेगा. जो इसके अंदर ये एग से स्पोरोफाइट आगे चल करके फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा एग, और एंथ्रीडिया फ्यूज करेंगे, वो आगे चल करके आपके एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट करेगा, और एम्ब्रियो जो है स्पोरोफिटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करेगा. तो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम जिस सीड को हमने बताया, ये जो है तीन डिफरेंट जनरेशंस को रिप्रेजेंट करता हुआ पाया जाता है.
Formation of seed may be said to be an example of parental care in land plants. In a terrestrial habitat, gametophyte is a weak link in the life cycle, and if it is independent, there is every possibility that it may not survive. In order to eliminate this hazard, gametophyte or female is permanently retained in the megasporangium, thus paving the way for the seed habit. Now, इसमें क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ सीड को जैसे कि हम पेरेंटल केयर बताते हैं, जैसे हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी टेक केयर की जाती है ना। कई जगह वो 18 साल तक होता है, कई जगह वो 25 साल तक होता है, यानी बच्चे को अच्छे से उसके पालन पोषण के लिए पेरेंटल केयर की जरूरत होती है। ये एक टेरेस्ट्रियल, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि वो कोई दूसरा इंडिविजुअल आके, क्योंकि फूड चेन का एक हिस्सा है,